सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री नमस्कार। कल में अच्छे से रिवाइज हो गया, बहुत बढ़िया। वर्क का कंसेप्ट हमने बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया था, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। चलो अब आगे चलते हैं और एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहले मैं आपको वर्क का कंसेप्ट रिवाइज करा दूं, क्या होता है कार्य का कंसेप्ट। तो देखो, कार्य का कंसेप्ट क्या था दोस्त? कार्य का मतलब था, वर्क का मतलब था कि किसी भी वस्तु पर आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से वो वस्तु जो है डिस्प्लेस हो जाए, विस्थापित हो जाए। कार्य का मतलब था कि किसी भी वस्तु पर आपने बल लगाया और बल के लगाने से वो वस्तु क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। वर्क का मतलब था कि हमने फोर्स लगाया और फोर्स के लगाने से वो वस्तु कैसी हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, यानी कि कार्य कहते हैं। ठीक बात है। अब सुनिए, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि दो तरह के लोग हैं। एक बहुत आपको एनर्जेटिक नजर आ रहा है और एक आपको लो एनर्जेटिक नजर आ रहा है, यानी एक के अंदर बहुत ऊर्जा लग रही है और एक के अंदर कम ऊर्जा लग रही है। तो कौन ज्यादा कार्य कर सकता है? अगर हम उनसे काम करवाएं तो आपको उम्मीदें किससे ज्यादा है कि भाई ये आदमी जो है ज्यादा काम कर देगा? फटाफट से बताइए, जल्दी फटाफट से सभी एक बार बताएंगे कि कौन अधिक कार्य कर सकता है, कौन मोर वर्क कर सकता है, कौन ज्यादा कार्य कर सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सीएचएस वाली क्लास ली थी आपने? भाई वाह, शानदार। फिर तो आप फटाफट फटाफट उत्तर करते चले जाओगे। क्लियर सी बात है कि भाई जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, हमें लगता है वो कार्य कर लेगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। भाई हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, हम कार्य करते हैं। अब अगर मान लो मैं खाना ही ना खाऊं और लगातार कार्य करता चला जाऊं तो मैं एक समय के बाद थक जाऊंगा। हर चीज़ ये मशीनों के साथ भी है। हमारा खाना रोटियां हैं, मशीन का खाना फ्यूल है, ईंधन है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। आप एक बाइक में पेट्रोल डालते हैं, उसके बदले बाइक चलती चली जाती है। मतलब वो कार्य तब कर सकती है जब उसके अंदर एक एनर्जी हो, जब उसके अंदर एक ऊर्जा हो। ठीक है। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है कि काम या कोई आदमी या कोई वस्तु कर सकता है, यही एनर्जी है, यही ऊर्जा है। तो मतलब एक विशुद्ध डेफिनेशन बनती है कि भाई कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। क्या मेरी इस डेफिनेशन से सभी सहमत हैं कि हाँ जी भैया ठीक है? मुझे समझ में आ गई कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। चलो, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। लिख लेते हैं, ये चीज लिखी हुई नहीं है तो मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए बाद में जब आप रिवाइज करें। एनर्जी, एनर्जी को कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये है कार्य करने की क्षमता, ये है कार्य करने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि बताइए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अब आप अगर ये सवाल पूछो मुझसे, भैया कौन सी ऊर्जा, कोई सी भी ऊर्जा सही, चाहे गतिज हो, चाहे स्थितिज हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, कोई भी सही, किसी भी ऊर्जा का आप मुझे मात्रक बताइए, किसी भी एनर्जी की आप मुझे यूनिट बताइए। तो साथ ही ऊर्जा का जो मात्रक है ये होता है जूल। किसी भी ऊर्जा को आप उठा लो, हर एक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक जो है वो अर्ग होता है। अर्ग जो है वो कैसी यूनिट है, सीजीएस। किसी भी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। उसके अलावा हर एक ऊर्जा, मैंने आपको याद दिलाया कि इस चैप्टर की तीनों राशियां अदिश राशियां हैं। इस चैप्टर की अच्छी बात है कि तीनों राशियां अदिश राशियां हैं, चाहे कार्य हो, ऊर्जा हो या शक्ति हो। तो ये हर एक ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। कोई सी भी ऊर्जा आप उठा लेना, सारी की सारी कैसी होंगी, स्केलर होंगी। अब बात आता है कि ऊर्जा कितने तरह की होती है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा ये समझ में आ गया सभी को? एक बात हम सब करो, यहाँ से आपको एक अच्छे से चीज याद रखनी है कि कोई भी ऊर्जा हो, सबका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और कोई भी ऊर्जा आप उठाइए, सब अदिश राशियां हैं, सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। फटाफट से एक बार हम सब करोगे, ठीक है भैया? दिस इज वेल नोन टू मी दैट एवरी एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। कोई भी ऊर्जा आप उठाइए, हर एक अदिश ही राशि है। ठीक है। अब बात आता है ऊर्जा कितने तरह की होती है। देखिए, ऊर्जा बहुत सारे तरह की होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, बहुत सारे तरह की ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में कितनी है दोस्तों? हमारे सिलेबस में केवल दो ऊर्जाएं हैं। एक गतिज ऊर्जा है और एक स्थितिज ऊर्जा है। एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। केवल दो तरह की एनर्जी हमारे सिलेबस में है। एक गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा है। एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। आओ जरा एक बार देखें कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए गतिज ऊर्जा का सिंपल मतलब है कि कोई भी वस्तु अगर गति में है, देखो यार, अगर कोई वस्तु गति में है, पहली चीज ये सोचिए, क्या उसके पास ऊर्जा है? गतिज वतिज छोड़ो, सिर्फ ये सोचो ऊर्जा है। भाई गति में वो कब होगी? जब उस पर फोर्स लगा होगा, फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट आया होगा। मान लो तुम साइकिल चला रहे हो तो भैया फोर्स ही तो लगा रहे हो तुम पेडल पे, और उसमें क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, विस्थापन आ रहा है। फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये क्या है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। और वही वर्क किस में चेंज हो जा रहा है, एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, ऊर्जा में चेंज हो जा रहा है। और अगर वो गति में है तो हमने गतिज ऊर्जा कह दिया। दैट्स वेरी सिंपल है, ये सब कुछ वर्क ही है, ये सब कुछ कार्य ही, बस किस में चेंज हो गया है, एनर्जी में चेंज हो गया है, ऊर्जा में चेंज हो गया है। तो हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य जब उसमें गति ला देता है तो वो ऊर्जा में चेंज हो जाता है, और इसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। बोलो फटाफट से कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। कि गतिज ऊर्जा का अर्थ होता है कि किसी भी गतिमान वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं।
उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। भाई न्यूमेरिकल की क्लास जल्दी लगेगी, आप साथी परेशान ना हो, उसके चक्कर में इस क्लास को तो करो दोस्त, न्यूमेरिकल बड़े आराम से कर लोगे, पहले इस क्लास को करो, यहीं से बनेंगे न्यूमेरिकल भी। भाई बहुत बढ़िया। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण क्या है? कोई भी आप गतिमान वस्तु ले लो, जैसे भाई साइकिल चला रहे हो, सड़क पे कार चल रही है, पवन चक्की चल रही है, आप स्केट बोर्ड पे दौड़ रहे हो, आप एक बॉल को धक्का दे रहे हो, ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। भैया गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सुनो मेरे मित्र, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? जैसे ये एक बॉल है, मान लो कोई बॉल है, फुटबॉल है, इसका मास जो है, इसका द्रव्यमान जो है, एक सेकेंड, इसका जो द्रव्यमान है वो मान लो m है, और इसका जो वेग है, इसकी जो गति है वो क्या है? v है। तो बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी, उसका सूत्र होगा 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, सभी को याद हो जाएगा। m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। बड़ी सिंपल सी बात है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। फटाफट से थम्स अप करो, हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर। ओके, अब देखिए अगली चीज आ जाती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। देखो गतिज ऊर्जा बहुत सिंपल सी चीज है, भाई कोई वस्तु गति कर रही है, उसमें गतिज ऊर्जा है, और 1/2 mv स्क्वायर उसका फॉर्मूला है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी को। देखो समझिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि चलती वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, और रुकी हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा ईमानदारी के साथ दिल बना के भेजो, किस किस को लगता है कि स्थितिज ऊर्जा रुकी हुई वस्तु में होती है? फटाफट से बताइए कि किस किस को लगता है भाई रुकी हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है? जल्दी बताइए। किस किस को लगता है कि रुकी हुई वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बहुत सारे साथियों को लगता है। अब जिन्होंने कल की क्लास ले ली है या पहले कभी पढ़ लिया है उनको नहीं लगता होगा। अच्छा सुनो, फिर तो ठीक है, आपको तो स्थितिज ऊर्जा आ ही गई होगी। देखो स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है साथी? बात तो ठीक है कि रुकी हुई वस्तु में होगी, लेकिन हर एक रुकी हुई वस्तु में नहीं होती है। तो कौन सी रुकी हुई वस्तु में होती है? उस रुकी हुई वस्तु में होती है जो छोड़े जाने पर गति कर सके। जो वस्तु छोड़े जाने पर गति कर सके, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे आप एक बाण लें, आप उसको खींच लें, ऐसे करके आपने एक बाण को खींच लिया। एक गुलेल लिया, आपने गुलेल को खींच लिया। एक आप धनुष लें, आपने धनुष को खींच लिया, ऐसे करके खींच लिया। तो ये सभी अब अगर छोड़े जाएं तो ये गति कर सकते हैं। भाई मैंने, या मान लो एक स्प्रिंग ले ली हमने, स्प्रिंग को खींच लिया, या एक गुलेल को खींच लिया, या हमने एक धनुष में बाण को खींच लिया। अगर मैं इनको छोड़ूंगा तो क्या ये गति कर सकते हैं? बोलो यस और नो। यस और नो जल्दी, क्या छोड़ते ही गति कर सकते हैं? बोलो यस और नो। जी हाँ, अगर छोड़ते ही ये गति कर सकते हैं तो इस अवस्था में, इस स्टेज पर इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इस स्टेज पर इसमें स्थितिज ऊर्जा है, अगर ये छोड़े जाते ही गति कर सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा ठीक है, होती तो रुकी वस्तु में ही है, लेकिन अगर वो छोड़े जाने पर गति कर सके तो। और उदाहरण देखिए, जैसे पेड़ से लटका नारियल है। अब नारियल किसी स्थिति में है, अगर तुम उसे काट दो, पेड़ से अलग कर दो, पेड़ से छोड़ दो, तो क्या वो गति कर सकता है? बिल्कुल अपने आप गति में आ जाएगा। बांध में इकट्ठा पानी है, आप बांध जानते हैं, डैम। तो बांध क्या है कि एक बहुत ऊंची दीवार के पीछे पानी को इकट्ठा किया जाता है, और अगर आप बांध का गेट ऊपर से खोल दोगे तो पानी स्वतंत्र है नीचे गिरने के लिए, एकदम से पानी झर 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 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर से अगर पानी को छोड़ दिया जाए तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा है साथी? उसमें भी गतिज ऊर्जा है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो बांध के संचित पानी में, डैम के स्टोर्ड वाटर में भी कौन सी एनर्जी है? उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा ही है। ठीक है, अब देखो एक बहुत गहरी बात, ये सबको समझ में आ गया कि भाई खींचे हुए धनुष में, खींची हुई गुलेल में, बांध के इकट्ठे पानी में, या फिर आप देखें तो पेड़ पर लटके नारियल में, इन सब में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? m गुणा g गुणा h। एम जी एच क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है सेब का, और इस पर सेब लटका हुआ है, ठीक है, और मान लो सेब का द्रव्यमान है m, कि भाई इतने किलो का द्रव्यमान है। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और h क्या है? इसकी जमीन से ऊंचाई, कि भाई ऊंचाई कितनी है। तो m गुणा g गुणा h कर दो, क्या मिल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये स्थितिज ऊर्जा आपको मिल जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया भैया जी? mgh। ठीक है, तो फटाफट से बताइए, हाँ जी क्लियर है? मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? mgh। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सी बात बताता हूँ, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कार्य पढ़ा, गतिज ऊर्जा पढ़ा, स्थितिज ऊर्जा पढ़ा। क्या आपने कभी ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है? एनर्जी कंजर्वेशन। अगर नहीं पढ़ा तो सुनिए, एनर्जी कंजर्वेशन का अर्थ होता है कि साथी ऊर्जा ना कभी बनाई जा सकती है और ना कभी उसको नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी ना कभी बनाई जा सकती है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये हम सभी ने हमेशा पढ़ा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हम हमेशा पढ़ते हैं। देखो इस बात का मतलब क्या है और अच्छे से समझो। जैसे मान लीजिए मैंने एक धनुष लिया, उसमें यहाँ बाण अभी लगा हुआ है, मैंने बाण को ऐसे खींचना शुरू किया तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस पर कार्य हो रहा है। बोलते जाओ जल्दी, यस और नो। मैंने एक धनुष को पीछे खींच रहा हूँ, बाण को पीछे खींच रहा हूँ, धनुष को नहीं बाण को,
मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स लगाकर उसमें एक विस्थापन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर कार्य कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो वर्क हो गया 20 जूल, मैंने यहाँ बाण को रोक लिया। अब ये 20 का 20 जूल वर्क कहाँ चला गया, ये सब तुरंत किस में बदल गया, रुकते ही पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि देखो कार्य और ऊर्जा तो अलग अलग है नहीं। जब तक तुम एक्शन में हो, कर रहे हो, तो वो कार्य है, और इकट्ठे होते ही वो किस में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। और जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे, जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे, ये किस में बदल जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे बाण गति में आएगा और ये गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो देखिए वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कार्य, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि जब किसी भी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, और स्थितिज ऊर्जा ही किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। इसी को हम कहते हैं, इसी को साथ ही हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, कि किस तरह से ऊर्जा संरक्षित होती है। ठीक है, तो लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है, इस चीज को लिख लीजिए, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, कि ऊर्जा को ना बदला जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो बदला जा सकता है, ऊर्जा को न तो बदला जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ठीक है, किस किस को समझ में आ गया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, कि भाई ना तो एनर्जी को आप बना सकते हो और ना ही एनर्जी को आप मिटा सकते हो, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए भैया, मोहित अब वीडियो आएगी दो, आज कितनी तारीख है, 3 4 5 5 तारीख को वीडियो आएगी। ठीक है, और मुझे उस वेटिंग लिस्ट में भी कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने उसके बारे में थोड़ी जान पहचान करी है, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट नहीं लग रही है, वो कुछ और है, जैसे कि बार बार वो चेंज भी हो रही है, आप देख रहे होंगे। तो अभी मुझे जैसे ही थोड़ी सी और ऑफिशियल कंफर्मेशन उसके बारे में मिलेगी, मैं तुरंत एक जानकारी लेकर आऊंगा। मैं पहले जल्दबाजी में कुछ भी जानकारी नहीं लाऊंगा जिससे बच्चों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए, कोई अधूरी जानकारी पहुंच जाए। तो जब मैं पहले अच्छे से संतुष्ट हो जाऊंगा, तब 5 तारीख को वीडियो आएगी, मुझे थोड़े से इनपुट मिलने के आसार हैं 5 तारीख को, उसके बारे में कंफर्मेशन मिल जाएगी 5 तारीख तक। अच्छा चलिए आगे चलें। अब दोस्तों एक कंसेप्ट आता है पावर यानी कि शक्ति, हमने वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, तीसरी चीज आती है शक्ति। देखिए शक्ति क्या होती है दोस्त, पावर क्या होती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि एक वही एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं, आप उसको समझ जाएंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कि मान लीजिए ये 100 ईंटों का ढेर है, ठीक है, ये 100 ब्रिक्स हैं, ये 100 ईंटों का ढेर है, ये पड़ी हुई हैं 100 ईंटें, 100 ब्रिक्स। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं मान लो 2 मजदूर भैया लेके आया और मैंने कहा कि भाई इनको ना हमारे घर की छत पे फेंकना है, इनमें से एक भाई जो है वो हल्के से हैं और एक भाई जो है वो थोड़े से पहलवान टाइप है, वो थोड़े से मजबूत है, स्ट्रांग है, इन्हें ऊपर घर की छत पर फेंकना है। मान लो पहलवान भैया ने फेंक दिया 1 घंटे में और हल्के भैया ने फेंक दिया 2 घंटे में। मैं आपसे पूछता हूं कि किसने कार्य ज्यादा किया, किसने वर्क ज्यादा किया, जल्दी बताइए। 1 मिनट रुको। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, सॉरी, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मैं ये लिखना चाह रहा था। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इंग्लिश में ठीक है, ठीक है, बदला तो जा सकता है, हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब बताइए फटाफट से कि कौन ज्यादा कार्य करेंगे, कौन ज्यादा वर्क करेंगे। तो बहुत सारे साथियों को ऐसा लगेगा कि जो 1 घंटे वाले साथी हैं, जिन्होंने पहलवान भैया हैं, उन्होंने जल्दी कार्य कर दिया, तो उस साथियों को लगेगा यार एक आदमी ने ना 2 घंटे तक काम किया है। लेकिन आप ये सोचिए कार्य का सूत्र क्या है, कार्य का सूत्र है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई एक ईंट को उठाने में जितना बल पहलवान भैया को लगेगा, उतना ही बल कमजोर भैया को लगेगा। एक ईंट को उठाने में जितना बल पहलवान भैया को लगेगा, उतना ही बल कमजोर भाई को भी लगेगा। पहली चीज तो ये है, ठीक है। तो भैया फोर्स तो दोनों के लिए सेम है, ऐसा थोड़ी है कि कमजोर को देख के ईंट ये कहेगी यार भैया थोड़े से हल्के हो जाते हैं हम, ये भैया थोड़े से कमजोर है, ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं। अब जितनी दूरी नीचे उठाने से और छत पे फेंकने तक की है, वो तो दोनों के लिए बराबर है। या छत नीचे आ जाएगी कमजोर भैया को देख के, छत दूसरे वाली ईंट से कहेगी अपनी साइड वाली से, अरे थोड़ा सा नीचे को चल दे, देखना रही कितना कमजोर भैया और तुम ऊपर की ऊपर ही बैठी हुई हो, भैया ऐसा तो होगा नहीं। तो भाई एक बात बताओ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के लिए बराबर हैं, तो फिर कम वर्क कहाँ कम ज्यादा हुआ, वर्क दोनों के लिए बराबर हुआ। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे बताओ किसके पास ज्यादा एनर्जी है। चलो वर्क तो दोनों के लिए बराबर हो गया, एनर्जी किसके पास ज्यादा है, ऊर्जा किसके पास ज्यादा है, फटाफट से एक बार बताइए। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे साथियों ने कह दिया कि पहले वाले के पास ज्यादा एनर्जी है, जिन्होंने 1 घंटे काम किया उनके पास ज्यादा एनर्जी है। अच्छा चलो कौन सी एनर्जी है भैया, चलो दोनों ही एनर्जी देख लेते हैं। भाई दोनों एनर्जी देखते हैं किसके पास कौन सी एनर्जी ज्यादा है। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला है, एक तो है गतिज ऊर्जा 1/2 mv², एक है mgh यानी कि
पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। अब आप देखो ना, गतिज ऊर्जा में m आ रहा है, v आ रहा है, भाई ईंट का द्रव्यमान दोनों के लिए बराबर है, ईंट को फेंकने का वेग दोनों के लिए बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी में द्रव्यमान बराबर, g बराबर, ऊंचाई बराबर है, भैया एनर्जी भी दोनों के पास बराबर है महाराज जी। ऊर्जा 100 ईंटों को फेंकने में दोनों की बराबर ही खर्च होगी, एनर्जी बराबर लगेगी, ईंटें 100 ही फेंक रहे हैं। अगर एक 50 फेंकता, एक 100 फेंकता, या एक कम ऊंचाई तक फेंकता, एक ज्यादा ऊंचाई तक फेंकता, या एक हल्की ईंटों को फेंकता, एक भारी ईंटों को फेंकता, तब ऐसा हम कह सकते थे कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा दोनों की अलग अलग होती है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की अलग अलग होती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी ऐसा नहीं। अब आपको लग रहा होगा यार भैया कुछ तो है, भैया कुछ तो है जो दोनों के साथ अलग 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 है, मतलब मुझे कुछ तो लग रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा है, बोलो, मन से आवाज आ रही है, लेकिन मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रहा। मैं शब्दों में कर भी रहा हूं तो वो गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि कार्य बराबर है, ऊर्जा बराबर है। लेकिन भैया मैंने आपकी बात मान ली, बट मेरी बात भी मानो, कुछ तो मुझे लग रहा है कि भैया जो इसके पास ज्यादा है। सुनो, देखो इसने ज्यादा जल्दी से काम किया है, यानी इसने ईंटों को लिया होगा, दौड़ 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 फेंका होगा। वहीं जो स्लो काम कर रहे हैं, जिन्होंने ज्यादा समय लिया, ईंट फेंकने के बाद कुछ थोड़ी बहुत देर बाद खैनी लगाने लग गए होंगे, कुछ देर बाद एक आधा बीड़ी पी ली होगी, तो इन्होंने जल्दी जल्दी काम किया है। तो देखिए, जब आप किए गए कार्य को समय से तोलते हैं, जब आप किए गए वर्क डन को समय के साथ में काउंट करते हैं, तो साथी सखा मित्र वो क्या बन जाता है, वो पावर बन जाता है, वो शक्ति बन जाता है। जब आप किए गए कार्य को समय के साथ तोलते हैं, समय के साथ मेजर करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है, शक्ति बन जाता है। तो कार्य और ऊर्जा का समय से कोई लेना देना नहीं है, का वर्क और एनर्जी का समय से कोई लेना देना नहीं है। समय का लेना देना है किससे, शक्ति से, यानी कि पावर से। तो आप कहोगे भैया जी पावर बराबर क्या होता है, W/T, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, मतलब कितना कार्य किया गया और कितने समय में किया गया। अगर आप किए गए कार्य को समय से तोल रहे हैं तो ये ऊर्जा है, और ना केवल कार्य, भाई वर्क भी एक एनर्जी की ही फॉर्म में। अगर आप एनर्जी को भी समय से तोल रहे हैं, तब भी ये क्या बनती है, शक्ति ही बनती है, पावर ही बनती है। बोलो आगे भैया जी, आपको बात समझ में? अगर समझ में आ गई है तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? देखिए, हम शक्ति का सूत्र लिख रहे हैं, इसको पी से दिखाते हैं कि पावर बराबर W/T, यानी कि कार्य बटे समय। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, आप कैसे बोलोगे, तो आप ऐसे बोलोगे कि कार्य करने की दर, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही परिभाषाओं को ऐसे ही तो बोला जाता है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं दोस्त, पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ये एक कैसी राशि है, तो देखो इस चैप्टर की सारी राशियां अदिश राशि हैं। इसका मात्रक देखोगे तो देखो सूत्र से क्या बनेगा, जूल पर सेकंड, मात्रक बनेगा जूल पर सेकंड, या इसी को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, जूल पर सेकंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। अच्छा, इसकी विमा रहने दीजिए, विमा की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे स्तर पे। इसका एक और अन्य मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है भैया, इसका मात्रक होता है अश्वशक्ति। एक अन्य मात्रक है हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। और एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। एक अश्वशक्ति में 746 वॉट होते हैं। ठीक है, तो जरा बताएंगे कि हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया। तो देखो, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी, और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो भैया जी, मुझे आपकी बात बढ़िया तरह से समझ में आ गई है। तो ये हो गया आपका पावर का चैप्टर, बहुत बढ़िया। अब देखो, पावर के बाद जो अगला मुद्दा आता है हमारा, अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर ओवर हो गया, और हमारा अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। चलो एक बार समझते हैं ग्रेविटेशन के बारे में, एक बार समझते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। न्यूटन इज कमिंग, वाह नाइस। तो भाई ऐसा है कि ये एक बात है, जैसे हमारे यहाँ कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो ऐसे ही जहाँ के न्यूटन साहब थे, जिस देश के, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के थे, मतलब जहाँ पे ठंडी पड़ती है, बर्फ़ का मौसम ज़्यादा रहता है, सर्दी का मौसम ज़्यादा रहता है। तो वो वहाँ पर भी एक ऐसी महामारी आई हुई थी, और लोगों को हिदायत थी कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें। और साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उनका अपना समय ज़्यादातर पढ़ने, अध्ययन अध्यापन में जाता है, पढ़ने पढ़ाने में जाता है। तो वो अपने तो वो जो है अपने बगीचे में बैठे हुए थे बढ़िया से, सेब के पेड़ का बगीचा था उनका, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पढ़ रहे थे कुछ। अचानक से सेब नीचे गिरा। अब जैसे ही साथी सेब नीचे गिरा, वैसे ही उन्होंने सोचा कि यार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। देखो, बहुत पहले समय से सेब नीचे गिरता हुआ आ रहा था, लेकिन सबसे पहले सोचने वाला कौन था, वो शख्स, वो आदमी जिसने एक इस दुनिया में क्रांति ला दी है। देखो, हम क्या होता है ना, कि हम लोग ऐसे हैं थोड़ा सा, कि ऑब्जर्व नहीं करते हैं ज़्यादा चीज़ों को, हम चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक चीज़ों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, वो बड़ी बारीकी से सोचते हैं, देखते हैं। तो जैसे ही सेब गिरा, न्यूटन साहब ने सोचा कि यार ये जो सेब है ना, ये नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। और उसके बाद न्यूटन साहब ने एक खोज की, जो बहुत ही शानदार खोज थी। सेब की जगह अगर नारियल सर पे गिरता तो वहीं काम खत्म हो जाता।
अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखो एक बात, मैं आपको 30 सेकंड लूँगा। हाँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें आती हैं कि सेब की जगह अगर पेड़ ही गिर जाता तो कितना अच्छा होता। बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, कई बार क्या होता है दोस्त, मेरी बात को ना 1 मिनट ध्यान से सुनना और वाक़ई में ये बात ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएगी। कई बार क्या होता है कि हम जो है कुछ कही सुनी बातों पर भरोसा करते हैं और उन्हीं को बार-बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे किसी के बारे में कुछ तथाकथित बात हम सुन लेते हैं। मान लो किसी ने भाषण दिया, कोई स्पीच दी किसी ने भी। उसने कहा कुछ और है लेकिन एक छोटे से हिस्से को काटा गया और उस अधूरी बात को लोगों के सामने सर्व किया गया, पेश किया गया और लोगों ने उसका मज़ाक बनाना शुरू कर दिया बगैर ये जाने कि असल में उसकी सच्चाई क्या है? असल में उसकी रियलिटी क्या है? और अगर आपको मैं बता दूँ कि आज की दुनिया अगर किसी भी तरह के मिथ में उलझी हुई है, अगर किसी भी तरह की मान्यता में उलझी हुई है, तो वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि उन्हें सच्चाई सच में नहीं पता। दिल्ली में लोग आंदोलन पे बैठे होते हैं, आप उनसे पूछोगे भई मुद्दा क्या है? जी हमें तो पता ही नहीं है। तो फिर आए क्यों हो? भैया वो लोग आ रहे थे, भैया हमारे धर्म के लोग आ रहे थे, हमारी जाति के लोग आ रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था, हमें ये बताया गया था कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारी जाति खतरे में है। मैं किसी विशेष धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ऐसा बहुत होता है। लोग रैलियों में जा रहे हैं, भैया किसकी रैली में जा रहे हो? भैया हमें तो पता नहीं है किसकी रैली है यार, फिर जा क्यों रहे हो? भैया हमारी जाति, हमारे समुदाय के लोग जा रहे हैं इसलिए हम रैली में जा रहे हैं। भैया जी किसको वोट डालने जा रहे हो? भैया पता नहीं किसको वोट डालने जा रहे हैं, हम तो उसको वोट डालने जा रहे हैं। मतलब एक पार्टी का नाम ले देंगे। भैया कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट का पता ही नहीं है कौन है। आप उसे जानते हैं कैंडिडेट को? नहीं, हम तो नहीं जानते। हम तो किसको जानते हैं जी? हम तो मान लो उस व्यक्ति को जानते हैं। मतलब एक हर पार्टी का एक लीडर है, हम तो लीडर को जानते हैं। क्या लीडर तुम्हारे क्षेत्र में आके विकास करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब आप देखो ना, हाँ, 80% केसेज़ में हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है। इसी बात का फ़ायदा कौन ले रहा है? अब आ जाओ। आम जनता का मज़ा ले रहा है नेता। नेता लोग पार्टियों के नाम पे उलट-पुलट कुछ भी आपसे करवा लेते हैं। इस बात का मज़ा ले रहा है आपका धर्म। धर्म एक गलत चीज़ नहीं है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को जोड़ के रखता है। लेकिन आपका मज़ा भी वहाँ लिया जा सकता है, जब आप धर्म का नाम आते ही कुछ सोचते ही नहीं हैं, जब आप जाति का नाम आते ही कुछ सोचते ही नहीं हैं, उसके बियॉन्ड कभी जा ही नहीं पाते हैं, जब किसी विशेष चीज़ का नाम आते ही आप सोच ही नहीं पाते हैं। तो भाई एक बात तो सोचो, जब आप रियलिटी चेक करते ही नहीं हैं, मान लो किसी के बारे में कुछ भी अफ़वाह उड़ी, सोशल मीडिया पे वो बात फैल गई। तो कई बार मैंने देखा है लोग 30 सेकंड की इंस्टाग्राम रील देख के किसी को भी गलत सही ठहरा देते हैं, जबकि वो कभी फैक्ट चेक पे जाते ही नहीं हैं, रियलिटी चेक पे जाते ही नहीं हैं। अब मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। हमने ये बात सुनी हुई है, जिन भी साथी ने ये कमेंट किया, अगर वो कहते हैं इस बात को कि मैंने अभी बनाई है ये बात कि अगर पेड़ गिर जाता या सेब की जगह नारियल गिर जाता, तो मैं उसको जो मुँह माँगा इनाम दूँगा। लेकिन ये बात उसने कहीं पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है? किसी रील में पढ़ी है, किसी चीज़ में पढ़ी है। भाई मुझे एक बात बताइए, बहुत बुरा मत मानना प्लीज़, मैं भावनाओं से ऐसा नहीं हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और वहाँ कोई सेब गिरे और कोई आपसे कहे, किसी को आप बताओ कि यार साथ तो यार पिताजी बच गए यार, उनके सर पे सेब गिर जाता। वो कहे, अरे तेरे पिताजी के सर पे पेड़ ही गिर जाता। एक बात बताओ ज़रा, आपकी भावनाएँ कैसी होंगी? अब आप कहोगे यार न्यूटन का किसी के पिताजी हैं। अरे भाई पिताजी नहीं हैं, लेकिन महाराज जो भावनाएँ आपकी अपने अपने प्यारे लोगों के लिए हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हैं, बताइए, अपने परिवार वालों के लिए हैं, वही भावनाएँ आपकी क्यों उन लोगों के लिए नहीं हैं? वो कोई आवारा लोग नहीं थे, वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने समाज को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और मैं बताऊँ हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है? हमारे देश में हर उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है जो इस चीज़ को गड्ढे में धकेल रही है, तुम्हारे मज़े ले रही है। तुम्हारे सिर्फ आनंद लिया जा रहा है और हम उस चीज़ को बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं जो तुम्हारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है, भले के लिए काम कर रही है। ये बात 100% सही है और मैं आपको बता दूँ जिस दिन आप इस बात को जान जाओगे बहुत देर हो चुकी होगी, आप बहुत गहरे गड्ढे में जा चुके होंगे। वो साथी कह रहा है भैया छोड़िए ना, हम तो बस ऐसे ही मज़ाक में कह दिए थे। भैया ये मैं इस मज़ाक के मामले में ही तो चर्चा कर रहा हूँ, ये ज़रूरी होता है मेरा चर्चा करना यहाँ पर। क्योंकि दोस्त जब तक आपकी आँखें नहीं खुलेंगी, आप यार कल का भविष्य हो। आप क्या यार लोगों को बताओगे, आप क्या लोगों को सिखाओगे? अगर आप वहाँ जाकर ही कल को वैज्ञानिकों का मज़ाक बनाने लग जाओ, कल को टीचर्स का मज़ाक बनाने लग जाओ, कल को आप डॉक्टर्स का मज़ाक बनाने लग जाओ, कल को इंजीनियर्स का मज़ाक बनाने लग जाओ, जबकि आप उन चीज़ों के सामने घुटने घेर के खड़े हो। आज विधायक जी के साथ ये जलपान करने का मौका प्राप्त हुआ। अरे यार तू कर क्या रहा है भाई? विधायक जी के साथ कैसे ही भीड़-भाड़ में से जाके कर्रे-मर्रे पड़ के 2 बाउंसरों के उनके से रहपट खाएगा, वहाँ से भागेगा, फिर भी उनके कैसे ही मुँह दिखा के एक फ़ोटो खिंचवा लेगा। आज विधायक जी के साथ वहाँ जाने का मौका प्राप्त हुआ। अरे तू यार क्यों अपने आप को गिरा रहा है यार? जिसकी तू इज़्ज़त कर सकता है, उनकी तू इज़्ज़त कर नहीं रहा। उनके तो सर पे पेड़ गिरा रहा है भाई, नारियल गिरा रहा है उनके सर पे, उनको मारने की कोशिश है तू कर रहा है। तेरे शब्दों में है ही नहीं कि तू यार क्या गरिमा बना रहा है भाई। उन सम्मानीय लोगों को तू मारने की बात कर रहा है और खामखा की चीज़ों के पीछे तू लगा हुआ है। मर जाएँगे, जान दे देंगे, ये लुट जाएँगे, वो मिट जाएँगे। अरे यार, मानसिकता को बदलना होगा भाई। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो है पढ़े लिखे लोग हो, कल को आप समाज निर्माण करोगे। यू हैव टू बिल्ड द सोसाइटी। आप जाओगे कहीं भी, लोग आपके पास आएँगे अपने बच्चों को लेके कि भैया आप थोड़ा-सा सेलेक्टेड हो, सम्मानित हो, पढ़े लिखे हो, यार हमारे बच्चे को कुछ समझाओ। तो तुम उन्हें साइंटिस्टों को गाली देने सिखाओगे। तुम उन्हें ऐसी बातें सिखाओगे जो सामान्य लोगों के लिए ना हो और खामखा के लोगों के लिए हो। इसलिए आपसे इस बात का कहना बहुत ज़रूरी है मेरा कि कभी भी आगे से
कोई भी रील आए, कोई भी पोस्ट आए, उस पर आंखें बंद करके भरोसा मत कर लेना। इवन मैंने आपको कहा नहीं है क्या कि कैमरे की किसी भी बात पे भरोसा मत कर लेना, चाहे वो मैं ही क्यों ना सही। बताओ इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ। आप किसी इंसान को तब जज करना जब उसके बारे में व्यक्तिगत जानते हो, आप उसके साथ 15-20 दिन, 1 महीना गुजार लिए हों। इतने से कम में किसी भी व्यक्ति का पता नहीं लग पाता है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। भाई क्योंकि आप कल का भविष्य निर्माण हो, ये बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है ये सब पढ़ाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा देश किस संकट की तरफ जा रहा है। मैं तो काँप जाता हूँ उस संकट को सुनकर। ये बेरोज़गारी है, ये सब चीज़ें बहुत बड़े हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। पानी की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, लेकिन उससे बड़ी समस्या आपके देश में सोच की आने वाली है, मेंटालिटी की आने वाली है। आज की जनरेशन, आप हम तो फिर भी ठीक थे। नीचे की जनरेशन को ज़रा देखो, वो फ़ोन से ज़्यादा कुछ जानती ही नहीं है। वो जो देख रही है फ़ोन पे उसी को सही मान ले रही है और उसी को सही मान के अपना माइंडसेट चेंज करके सरकार तक गिरा दे रहे हैं। नेपाल में आपने उसका हाल देखा होगा। तो यही हर जगह पर होने वाला है। सब कुछ नियंत्रण कौन करने वाला है? सोशल मीडिया, आधी कटी-कटाई रीलें। तो मुझे बताइए फिर आप एक सही निर्णय पर कैसे पहुँच जाएँगे? एक राइट डिसीजन पर आप कैसे पहुँच सकते हैं? जब तक आप चीज़ों के फैक्ट चेक नहीं करेंगे। तो आपका किसी चीज़ का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए, चलते हैं ग्रेविटेशन की बात पे। तो दोस्त गुरुत्वाकर्षण की बात क्या होती है? देखो, गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन साहब ने क्या बताया? न्यूटन साहब ने कहा कि भाई देखो, उन्होंने बहुत कैलकुलेशंस की और उन्होंने पाया कि दुनिया की हर 2 वस्तुएँ एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। कोई भी 2 वस्तुएँ आप दुनिया की उठा लो। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी ने किसको खींच लिया? सेब को खींच लिया। अब लोगों ने कहा यार फिर खींचने को तो सेब भी पृथ्वी को खींच सकता था। न्यूटन साहब ने कहा बिल्कुल खींच सकता था और कोशिश भी कर रहा है सेब। यहाँ सेब है, नीचे पृथ्वी है, तो कोशिश सेब भी कर रहा है खींचने की, लेकिन ये खिंचाव जो है, ये बल जो है, ये फ़ोर्स जो है, ये द्रव्यमान पर निर्भर होता है, मास पर निर्भर होता है। जिस चीज़ का द्रव्यमान ज़्यादा है, वो ज़्यादा बल लगाएगी और जिस चीज़ का द्रव्यमान कम है, वो कम बल लगाएगी। तो सेब हल्का है यार, हल्का थोड़ी ना खींच पाएगा, भारी ही चीज़ उसे अपनी तरफ खींच लेगी। अच्छा, अब आ जाती है दूसरी बात। देखिए साथी कि दूसरी चीज़ क्या है? लोगों ने कहा कि अच्छा ऐसा है, अगर दुनिया की हर 2 चीज़ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो ये रहा रिमोट और ये रही घड़ी, बताओ कहाँ आकर्षित कर रही हैं? न्यूटन साहब ने कहा कि देखो आकर्षित तो ये कर रही हैं, फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम तो कर रहा है, लेकिन दोस्त वो इतना छोटा है कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, वो एक्चुअल में नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा फिर ये कब दिखाई देता है? न्यूटन साहब ने कहा ये दिखाई देता है भारी बड़ी वस्तुओं के बीच में। तो न्यूटन साहब, लोगों ने कहा यार कितनी भारी? न्यूटन साहब ने कहा कि कम से कम एक वस्तु ग्रह के बराबर होनी चाहिए, मतलब कोई एक ग्रह होना चाहिए या दोनों ही ग्रह हों तो स्पष्ट नज़र आता है। आप देखो ना, ग्रहों के मामले में हमें ये चीज़ स्पष्ट नज़र आती है। भैया एक बात आप देखो, आपने क्या सोलर सिस्टम के बारे में नहीं सोचा? मैंने शुरू में ही कहा था जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं कि भौतिक विज्ञान इन रहस्यों से पर्दा उठाती है। क्यों सूर्य दादा बन के सबको अपने आस-पास घुमाए जा रहा है? क्यों सेंटर में बैठा है और सब ग्रह उसके आस-पास नाच रहे हैं? क्या कारण है? कौन हर एक ग्रह क्यों नहीं बन जाता है ऐसा? हर एक ग्रह सूर्य को अपने चारों ओर क्यों नहीं घुमा लेता है? क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान सारे ग्रहों के द्रव्यमान से कहीं ज़्यादा है। सारे ग्रह उसके सामने हल्के पड़ जाते हैं और सूर्य बना हुआ बैठा है दादा, बना हुआ बैठा है यहाँ पर ताकतवर और उन्हें अपने चारों ओर चक्कर घिन्नी घुमाई जा रहा है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। क्यों गुरुत्वाकर्षण की वजह से? देखो अगर ग्रह गोल-गोल घूमेंगे ना, तो हमने पढ़ा था कि गोल घूमने वाली वस्तु पर एक अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही कोई वस्तु बाहर जाने की कोशिश करती है, सूर्य जो है लगा देता है ग्रेविटेशन का फोर्स और कहाँ खींच लेता है? अंदर। तो जितना बल बाहर लगा उतना ही अंदर, इसलिए वस्तु ना बाहर जाती है, ना अंदर जाती है, टंग डंग टंग मंग टंग मंग टंग मंग लगातार घूमती हुई रहती है। तो हमें ग्रहों के मामले में ये बल स्पष्ट नज़र आता है, क्लियरली नज़र आता है, ठीक है? तो देखिए, सर न्यूटन ने बताया कि भैया 2 चीज़ें जो हैं सदैव एक-दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और ये बल छोटी वस्तुओं के बीच में भी लगता है, बड़ी वस्तुओं के बीच में भी लगता है, हल्की वस्तुओं के बीच में भी लगता है, भारी वस्तुओं के बीच में भी लगता है। अब लोगों ने पूछा यार बहुत अच्छी बात बताई आपने न्यूटन साहब, लेकिन एक बात तो बताइए कि इसका सूत्र क्या है? इस चीज़ को कैलकुलेट करने का कांसेप्ट क्या है? तो न्यूटन साहब ने बताया कि देखो भई ऐसा है, अगर मान लो तुम इस बल को कैलकुलेट करना चाहते हो, मान लो ये जैसे पृथ्वी ही है और पृथ्वी की तरफ कोई सेब, कोई बॉल, कोई पत्थर कुछ भी गिर रहा है, तो आप ये बताओ इसका द्रव्यमान कितना है? लोगों ने बताया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम मान लो। भाई होता होगा कुछ, हम कैपिटल एम मान लेते हैं। अच्छा, जो बॉल है, इसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है? इसका द्रव्यमान हमने कितना मान लिया? स्मॉल एम। और इनके बीच की दूरी क्या है? तो हमने कहा इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, इसको थोड़ा-सा और ऐसे ले लेते हैं, सीधा। इनके बीच की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, वो क्या है? इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो है आर, ठीक है? इनके बीच की दूरी है आर। तो इनके बीच लगने वाला जो बल है, इनके बीच लगने वाला जो फ़ोर्स है, वो क्या होता है? कैपिटल जी एम इंटू एम बटे आर का स्क्वायर। इनके बीच लगने वाला जो फ़ोर्स है, इनके बीच लगने वाला जो बल है, ये क्या है? कैपिटल जी एम गुणा एम बटे आर का स्क्वायर, ठीक है? ये इनका सूत्र हो गया, जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। अब लोगों ने कहा कि यार क्या बात कर दी न्यूटन साहब, ये तो चलो समझ में आ गया, लेकिन भैया ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बवाल है? तो न्यूटन साहब ने कहा कि देखो भाई, ये मेरा नहीं है, इसको मैंने उधार लिया है अपने दोस्त हेनरी कैवेंडिश साहब से। अब हेनरी कैवेंडिश साहब कौन है? एक वैज्ञानिक हैं, जिनके पास एक संख्या है, जो है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 है और हेनरी कैवेंडिश साहब दावा करते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ, आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, ये कभी भी नहीं बदलेगी, बड़े जी का मान कभी भी नहीं बदलता है। ये न्यूटन साहब का कहना है।
कि बड़ा जी जो है वो कभी भी नहीं बदलता है। आप चाहे एलियनों के घर चले जाओ, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, बड़ा जी कभी भी नहीं बदलेगा, बड़ा जी नेवर चेंजेस। ठीक है? तो इससे सवाल क्या आते हैं बड़े जी से, इसका नाम क्या है भाई? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कि ये एक ऐसा कांस्टेंट है, ये एक ऐसी संख्या है जो थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट है, जो पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र नियत है, जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही जैसी है। और इसका मान क्या है? 6.67 10⁻11 और मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। और भैया इसका मान स्थान के साथ कभी भी नहीं बदलता है। तो एक बार सभी साथी हम सब करेंगे कि ठीक है भैया, इतनी बात मुझे इसके बारे में समझ में आ गई है। भाई मॉक फिजिकल ट्रायल के बारे में आपको जो वीडियो है वो 5 तारीख को मिल जाएगी दोस्त, है ना? चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसको कैसे और लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है वो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम की पावर -2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर नीचे है तो किलोग्राम का स्क्वायर और ऊपर है तो किलोग्राम की पावर -2, ऐसे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर हो गया बड़े जी के बारे में तमाम चर्चा। अब देखो एक आता है छोटा जी। जब भी बड़े जी के बारे में चर्चाएं होती हैं तो छोटा जी जो है वो मेरे जेहन में जरूर गूंजता है, जरूर आता है कि भाई छोटा जी क्या है। तो मित्र सखा दोस्त, छोटा जी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे और एक बहुत बेहतरीन और नाइस कंसेप्ट है स्मॉल जी, सुन के पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा। जी छोटे जी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। देखिए भाई बड़े जी से मैंने पूछा कहीं बदलोगे तो नहीं? छोटे जी ने कहा ऐसी मोहब्बत नहीं करते हैं शर्तों की हो, ऐसी मोहब्बत करते हैं जो परमानेंट हो। चाहे दुनिया में ज़िंदगी में दुख आए, सुख आए, बारिश आए, धूप आए, आपके साथ रहेंगे, कभी भी नहीं बदलेंगे। बस बड़े जी के बारे में फिर कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो हमेशा के लिए अपना हो गया। अब छोटा जी गड़बड़ आदमी है, वो बदल जाता है, तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भैया अब उसके लिए तो ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, भैया ये ना कर दे, वो ना कर दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हम हमेशा कंफर्टेबल होते हैं जो चीज़ें ना बदलें, जो चीज़ें बदलती हैं उनके लिए थोड़ा-सा हमें सोचना पड़ता है। तो कल लगभग आधा घंटे की स्टडी रहेगी छोटे जी को लेकर और इसके साथ ना बहुत सारी वैराइटीज़ भी हैं। भाई बड़े जी से क्या आएगा कि इसकी खोज किसने की? बच्चा का क्या सोच सकता है? न्यूटन साहब ने की थी, न्यूटन साहब के फार्मूले में है, नहीं। ये कैवेंडिश साहब ने खोज की थी, उनके फार्मूले में है। भैया सूत्र क्या होता है? भैया सूत्र भी बता दिया। इसका मान स्थान बदलने के साथ कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है दोस्त? चलिए। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम कल मिलेंगे बेहतर बढ़िया तरीके से। और देखिए मैं बस जाते-जाते समय एक बात और कहूँगा कि कभी भी कोई भी मेरी बातों का कभी प्लीज़ बुरा मत मानना। अगर कभी किसी को मेरी कोई बात दिल से बुरी लगती हो तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी। बट मैं कभी बाय हार्ट किसी को नहीं करने की कोशिश करता हूँ और मेरा उद्देश्य उसका उल्टा होता है। मेरा उद्देश्य होता है कि यार आप ना शिक्षित लोग हैं, आप समझदार लोग हैं। तो एटलीस्ट आप तो ऐसी बातें करें जो लॉजिकल हों, जो फैक्चुअल हों। हम कई बार दूसरों को हँसने-हँसाने के चक्कर में किसी भी थर्ड पर्सन का मज़ाक बना रहे होते हैं जो उसको बाय हार्ट बुरा लगता है। तो उन चीज़ों के साथ आप मत जाइएगा। मतलब किसी की सेंटिमेंट्स, किसी की भावनाओं के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बस ठीक है, उससे एक पल के लिए हँसी तो किसी को आ गई, मज़ाक तो बन गया, लेकिन हमने कुछ ऐसी बात बोल दी जो एक गलत इंप्रेशन छोड़ के जा रही है, जो इस सोसाइटी पर एक गलत प्रभाव छोड़कर जा रही है। इस बात के लिए हमें बिल्कुल सजग रहना है कि कदम फूँक-फूँक कर उठाने हैं, ध्यान से उठाने हैं, क्योंकि मुँह से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना है। आपके शब्द ही आपके व्यक्तित्व को बयाँ करते हैं। चलिए साथियों कल मिलते हैं। आप बहुत प्यारे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।